तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल और फ्रेमिंग स्टडी पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर अपना केमिस्ट्री क्लास 10 का सबसे पहला चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है। लेकिन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का मतलब समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। जैसे कि आप मोमबत्ती जलाते हैं और उसकी जो वैक्स होती है वो पिघल जाती है, लेकिन उससे आप वापस से मोमबत्ती बना सकते हैं। लेकिन आप अगर पेपर जलाते हैं और पेपर जो है वो जलाना वो इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि जो पेपर की ऐश है, जो राख है, उससे आप वापस पेपर नहीं बना सकते। तो इसी पर हमारा ये जो चैप्टर है वो बेस है। और हमारा यहाँ पर पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें दो प्रोडक्ट्स को, मतलब दो रिएक्टेंट्स को कंबाइन करते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, और इसके टाइप्स भी कई सारे हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो कि हम बात करते हैं, तो हमारी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन स्टेट। ठीक है, चेंज इन स्टेट, तो इसको हम सबसे पहले समझते हैं। चेंज इन स्टेट का आखिर मतलब क्या है। तो चेंज इन स्टेट का मतलब है कि जब कोई भी रिएक्शन होता है और उसके स्टेट में चेंज होता है, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड में जाता है या लिक्विड से गैस में जाता है, ठीक है, या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आता है, तो उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट के लिए आप सबसे अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं वाटर और आइस का, कि जो वाटर होती है वो जब फ्रीज किया जाता है तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और आइस जब मेल्ट की जाती है तो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब आप दूसरा टॉपिक देखिए, यहाँ पर दूसरा टॉपिक है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि इसके नाम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या कहना। तो आइए जानते हैं चेंज इन कलर। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जो इसकी डेफिनेशन है वो आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा आइडेंटिफिकेशन जिससे आपको किसी भी कंपाउंड के कलर चेंज होने का पता चले, उसको हम बोलते हैं चेंज इन कलर। जैसे कि आप इस पर एक रिएक्शन देख सकते हैं हमारी CuSO4 की, CuSO4 जो कि सॉलिड में होता है। तो आप CuSO4 का नाम अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। कॉपर सल्फेट कहते हैं हम CuSO4 को। और इसमें अगर आप Fe, ठीक है, Fe जो कि सॉलिड रहता है, इसको आप अगर ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका बनेगा यहाँ पर FeSO4 और कॉपर। ठीक है, FeSO4, ठीक है, प्लस कॉपर। यहाँ पर आप में से कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि ये रिएक्शन का टाइप अभी नहीं बताया है, लेकिन वो बात का टॉपिक है। तो अभी आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले जो कॉपर सल्फेट होता है वो हमारा ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो हम इसको नोट कर लेते हैं कि कॉपर सल्फेट इज ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, अब इसके साथ हमारा आयरन रिएक्ट करता है। आयरन रिएक्ट करने के बाद में ग्रीनिश कलर का यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ग्रीनिश कलर का प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का था, जब उसको हम आयरन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो वो हमको प्रोडक्ट कैसा दे रहा है, ग्रीन कलर का। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये चेंज आया है कलर में, इसी पार्ट को हम बोलते हैं क्या, चेंज इन कलर। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब कलर में चेंज होता है तो हम उसको बोलते हैं चेंज इन कलर। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर तीसरा टॉपिक है हमारा चेंज इन ऑर्डर। चेंज इन ऑर्डर, तो आप में से बहुत बच्चे ऑर्डर का मतलब नहीं जानते होंगे। तो ऑर्डर का मतलब होता है सुगंध, ठीक है, या खुशबू बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर नहीं जानते हैं तो मैं लिख दे रहा हूँ कि ऑर्डर का मतलब क्या है। चेंज इन ऑर्डर मतलब कि स्मेल में चेंज हो जाता है। कई सारे जो रिएक्शंस होते हैं या फिर कई सारे आप देखते हैं, ये मतलब मोस्टली तो होता है डिफ्यूजन की वजह से, लेकिन अब यहाँ पर टॉपिक है तो इसको कवर करते हैं और बोलते हैं चेंज इन ऑर्डर। अब यहाँ पर फोर्थ जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज इन टेम्परेचर का चेंज। ठीक है, टेम्परेचर, तो यहाँ पर है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, जैसा कि आप हेडिंग से मतलब समझ सकते हैं कि चेंज इन, हाँ, तो आता है हमारा यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है जब किसी भी रिएक्शन की वजह से
किसी भी कंपाउंड के या फिर किसी भी जहाँ पर जो बीकर लिया गया है या जिसमें भी रिएक्शन करवा रहे हैं उसके टेम्परेचर में चेंज आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर दो तरीके का होता है। सबसे पहला होता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, यहाँ पर एक्सो का मतलब होता है इवॉल्व और एंडो का मतलब होता है गेन। तो आप ऐसे समझिए कि ऐसा रिएक्शन, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो रही हो या टेम्परेचर में चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर में तो चेंज दोनों में ही होना है, लेकिन जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है, हीट बाहर आ रही हो, हमको एक्सटर्नल हीट देनी ना पड़ रही हो, तो आपका आएगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। और ऐसा रिएक्शन जिसमें आपको हीट देनी पड़ रही है उस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, वो उसमें आपका आएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो समझ में आया कि मैं कह रहा हूँ कि जिसमें हीट इवॉल्व हो एक्सो, जिसमें हीट निकल जाए, वो आता है आपका किसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। और जिसमें हीट देनी पड़े आपको, ठीक है, किसी भी रिएक्शन को करने के लिए हीट देनी पड़ रही है, एक्सटर्नल चीज देनी पड़ रही है, एंडो मतलब लेना पड़ रहा है, वो आएगा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब आता है आपका पांचवा टॉपिक, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैसेस मतलब कि जिसमें गैसेस का इवोल्यूशन होता है। देखते हैं आप, कई सारे रिएक्शंस होते हैं ऐसा, या आपके स्कूलों में भी पढ़ाया गया होगा कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें गैस जो होती है वो इवॉल्व होती है। और जैसे इसके कई सारे टेस्ट भी होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट होता है कि उसकी जो फ्लोरेसेंस स्मेल होती है या फिर जो उसकी बुदबुदाहट और सरसराहट की आवाज़ होती है, उससे टेस्ट उन्हें किया जाता है, या लाइम वाटर में पास करवा कर भी हम उसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आता है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जिंक, ऐसे नहीं, आपको सिंबल्स में देता हूँ जिससे आपको सिंबल्स भी याद रहें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जिंक, सबसे पहले आप लिख लीजिए जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपको देगी जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आपको मिलेगी। वो रिएक्शन अगर बैलेंस करनी है, रुको मैं बैलेंस कर दे रहा हूँ रिएक्शन आपकी। सबसे पहले ZnCl2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 2 कर लीजिए, ये 2H2 कर लीजिए, और ये 2HCl 2Zn, हाँ नहीं 4, इसको आप 4 कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपकी रिएक्शन बैलेंस है, जिंक सिंक दोनों तरफ 2-2 हैं, हाइड्रोजन 4 है, क्लोरीन 4 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो जब कोई भी गैस इवॉल्व हो रही होती है तो हमको उसके ऊपर ऐसा एक एरो बनाना कंपलसरी होता है जिससे हमको ये पता चल जाए कि गैस रिलीज हो रही है। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं, अगर जिंक हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर एक तरीके का रिएक्शन हो रहा है जिससे यहाँ पर हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ये ध्यान रखना। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस में जब कोई भी गैस निकलती है, रिलीज होती है, तब हम उसको बोलते हैं क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। अब आता है आपका छठा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है। तो प्रेसिपिटेट का मतलब आप समझ सकते हैं थक्का जमना किसी भी चीज़ का। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं जो सेमी सॉलिड किसी भी चीज़ से जो अगर रिएक्शन हो रहा है और किसी भी जो बीकर है उसमें सेमी सॉलिड सब्सटेंस अगर बन जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जैसे कि इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड एक कंपाउंड है आपका जिसको यहाँ पर लिया जा रहा है। बेरियम क्लोराइड ले सकते हैं आप, सोडियम सल्फेट ले सकते हैं। ठीक है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तो इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट बनेगा और बनेगा आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम सल्फेट और बनेगा यहाँ पर आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और इसमें जो हमारा, तो यहाँ पर हमारा जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो बनेगा बेरियम सल्फेट का।
आप लोग ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि पीपीटी जो होती है, मतलब पीपीटी का मतलब हम लोग बोल सकते हैं प्रेसिपिटेट, इसका ही शॉर्ट फॉर्म होता है। यहाँ पर आप नोट में ऐसे लिख लीजिए, नोट में कहीं पर भी साइड में, कि जो प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट, इसको हम लोग पी से भी डिनोट करते हैं। और जहाँ पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर हम डाउनवर्ड का एरो लगा देते हैं, ठीक है, जिससे हमको ये पता चल सके कि यहाँ पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है हमारा यहाँ पर क्या, केमिकल इक्वेशंस, जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होगा, जैसा कि इस चैप्टर का भी नाम यहाँ पर यही है कि केमिकल इक्वेशंस। सो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर कवर करते हैं, जिसका नाम है हमारा केमिकल एंड इक्वेशंस, जिसका यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इंतजार होगा कि ये टॉपिक कब बताया जाएगा। तो ये टॉपिक अब हमारा आज है कि केमिकल इक्वेशंस। तो अब हम जानते हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। तो केमिकल इक्वेशन दो तरीके की होती है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि वर्ड इक्वेशन एक होती है हमारी यहाँ पर वर्ड इक्वेशन। मैं इक्वेशन ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ जैसे लिखा रहता है वर्ड इक्वेशन। वैसे इक्वेशन की स्पेलिंग तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर नहीं आती है आपको, वैसे आती होगी सभी को, सब 10th में तो आती तो होगी। और यहाँ पर देख सकते हैं इक्वेशन हमारी दो तरीके की होती है, एक वर्ड इक्वेशन होती है और एक हमारी होती है स्केलेटल इक्वेशन। यहाँ पर एक होती है वर्ड इक्वेशन और एक होती है स्केलेटल इक्वेशन, जिसमें यहाँ पर और जो इक्वेशंस होती है, इक्वेशन दो चीज़ों से मिलके बनती है। इक्वेशन दो चीज़ों से मिलके बनती है। इक्वेशन के पास दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट रिएक्ट करता है किसी भी मटेरियल से, वो हमको देता है प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, और ये हमको दे रहे हैं ए बी। तो हमारा ए और बी जो है वो हमारा हो जाएगा रिएक्टेंट, ये हो जाएंगे हमारे रिएक्टेंट और ये हो जाएंगे हमारे प्रोडक्ट। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एरो होता है, एरो के लेफ्ट साइड पे हमेशा रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं और राइट साइड पे हमेशा प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं। तो ये आप या तो ध्यान रखिएगा या नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ए जो एरो लगा हुआ है वो सीधा लगा है, मतलब कि इस डायरेक्शन में लगा है, तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल नहीं है। और अगर यही एरो, अगर सबसे पहले ये जान लीजिए, अगर ऐसे लगा है तो ये रिएक्शन है इरिवर्सिबल। और अगर ये एरो इस तरह से ना होकर इस तरह से लगा हुआ है तो ये है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल मतलब जिसको हम लोग वापस से, जैसे हम लोगों ने किया था उसी तरह से केमिकली वापस ला सकते हैं उसी फॉर्म में, वो होती है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन। और जिसको हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं वो होती है हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो और इसी में अगर आप देखें तो हमारा एक और सब पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखने से पहले हमेशा आपको याद रखना है कि जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, सिंपली बस इतना है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब जैसा कि आप समझ रहे होंगे, बैलेंस मतलब दोनों तरफ से एकदम समान चीज़ों को बनाए रखना, या फिर दोनों तरफ का मास इक्वल रखना, रिएक्टेंट्स को इक्वल रखना और रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट के मास को इक्वल रखना। तो यहाँ पर बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब सीधा सीधा यही है कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का मास इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट के मास के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो हमको और कुछ नहीं दर्शाता है, बस इतना ही दर्शाता है कि हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर होना चाहिए। सो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन दो तरीके की हो सकती हैं, एक अनबैलेंस और एक बैलेंस। तो यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी हुई है ये अभी अनबैलेंस इक्वेशन है, ये अभी कैसी है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अभी हमको इसको कन्वर्ट करना है बैलेंस्ड इक्वेशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो कभी भी सिंगल H नहीं लिखा जाता है, तो हम पहले इसको सबसे पहले लिख लेते हैं H2। ऑक्सीजन भी नेसेंट फॉर्म में नहीं लिखी जाती है, तो हम इसको लिख लेते हैं O2। अब यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है इसका H2O,
तो अब हमको यहाँ पर बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि दोनों तरफ का जो मतलब मास है वो बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले आप देखें अगर H2 का मास, तो H2 का मास मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन या फिर 2 हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक हाइड्रोजन का मास 2 होता है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 और 8 2 जा 16, ठीक है, 20 इधर का मास है। लेकिन इधर का अगर आप अभी देखते हैं तो यहाँ पर ये 4 और 8, ठीक है, एक सेकंड अभी गलत हो गया। तो अब हम देखने वाले हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन 2 तरीके की होती है, एक बैलेंस इक्वेशन और एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर जो लिखी हुई है अभी आपको ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन दिख रही है, ये कैसी इक्वेशन है, ये है अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों तरफ का जो मास है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो इक्वल नहीं है। और हमको केमिकल इक्वेशन बनाते टाइम हमेशा ये ध्यान देना होगा कि जो मास है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम इसको बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले H नेसेंट फॉर्म में लिखा नहीं जाता है, हम इसको H2 कर लेते हैं। ऑक्सीजन भी नेसेंट फॉर्म में नहीं लिखी जाती है, इसको हम लोग O2 कर लेते हैं। और यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है वो है H2O। तो अब इसका मास को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर तो हाइड्रोजन का मास यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 × 2 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 32। और यहाँ पर अगर देखें तो 2 2 जा 4 प्लस 16 ही हो रहा है क्योंकि एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहला स्टेप है हमको यहाँ पर देखना होगा कि दोनों तरफ हम ऐसा कौन सा नंबर ले सकते हैं जिससे ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाए। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगर यहाँ पर हम लगाते हैं, यहाँ पर 2H2 कर देते हैं और यहाँ पर 2 और लगा देते हैं, तो ये इक्वेशन हमारी देखिए पूरी तरह से बैलेंस है। क्योंकि यहाँ पर आप कैलकुलेट करके देखिए H के एटम्स कितने हैं, 4 हैं, ऑक्सीजन कितनी है, 2 है। इधर भी आप देख लीजिए H, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4H, हमारे पास H यहाँ पर 4 है और जो ऑक्सीजन है वो हमारी यहाँ पर 2 है। तो नाउ इट्स बैलेंस्ड इक्वेशन, नाउ इट्स बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसको चेक करने के लिए हम लोग देख लेते हैं दोनों तरफ का मास। तो यहाँ पर आप इसका मास दिख रहा होगा 2 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ये 8 प्लस यहाँ पर 16 2 जा 32 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर अब फिर से वापस से देखिए 4 और 4 8 और प्लस 2 ऑक्सीजन का मास है, एक का 16 होता है और 2 का 32 हो जाएगा, तो यहाँ पर 32। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 40 इज इक्वल टू 40 आ रहा है। तो हैंस दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो आई होप आप सभी लोगों को ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी या फिर बैलेंसिंग समझ में आ गई होगी, बैलेंसिंग कैसे करनी है। हमको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी इक्वेशन गिवन होगी उसको चेक करना है कि वो बैलेंस है या फिर अनबैलेंस्ड। अगर यहाँ पर हमारी ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है तो हम लोग इसको पहले ये देखते हैं कि कोई भी नेसेंट फॉर्म में तो नहीं लिखा हुआ है। अगर नेसेंट फॉर्म में लिखा है तो उसको हम लोगों को डायटोमिक फॉर्म में करना होगा। अब यहाँ पर ये डायटोमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में देखना होगा दोनों तरफ का मास सेम है या नहीं। अगर दोनों तरफ का मास सेम नहीं है तो हमको यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा जिससे दोनों तरफ का मास सेम हो जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसमें क्या किया है, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लीकेशन किया है और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लीकेशन किया है, जिससे यहाँ पर हाइड्रोजन भी हमारा 4 हो गया है, ऑक्सीजन 2 हो गया है और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया है और तुम्हारा ऑक्सीजन 2 हो गया है। तो अब यहाँ पर ये इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। इसको हम लोग रीचेक करने के लिए कैसे कर सकते हैं, इसका हम मास देख लेते हैं दोनों तरफ का। अगर दोनों तरफ का मास इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। तो अब हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, कि हम लोगों को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है कि ऑलवेज रिमेंबर नेगेटिव साइन इज नॉट यूज्ड बिटवीन रिएक्टेंट्स। मतलब कभी भी जब रिएक्शन लिखने के टाइम पे, जैसे कोई रिएक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर हम इस पॉजिटिव साइन की जगह मतलब एडिशन की जगह सब्सट्रैक्शन का साइन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि रिएक्शन कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं होता है किसी भी चीज़ में। हमेशा 2 प्रोडक्ट्स को मतलब 2 रिएक्टेंट्स को या फिर 2 कंपाउंड्स को ऐड ही किया जाता है। देखते हैं दूसरा पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज शोन बाय दिस एरो, जो कि हमारा रिएक्शन होता है। अरे यार ये क्या कर दिया, सॉरी गाइज, वो गलती से यहाँ पर एडिशन का साइन लगा दिया था।
तो यहाँ पर बोला गया है सेकंड पॉइंट में कि द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज शोन बाय दिस एरो। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है रिएक्शन का, मतलब हमारा डायरेक्शन है रिएक्शन का इस साइड का, तो हमारा जो एरो है वो हमारा डायरेक्शन शो करता है कि हमारी रिएक्शन किस साइड पे हो रही है, ठीक है। लेकिन जो रिएक्शन होती है वो हमेशा इसी साइड चलती है, इस साइड नहीं चलती। कभी एरो इस साइड को नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इस साइड को एरो नहीं लिखा जाता है। इट्स अ यूनिवर्सल रूल ऑफ केमिस्ट्री। और अब देखते हैं यहाँ पर तीसरा, काउंट द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, ठीक है। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे, उसको काउंट कर लीजिए। उसके बाद सिलेक्ट द लार्जेस्ट फॉर्मूला फ्रॉम इक्वेशन फॉर बैलेंसिंग फर्स्ट। तो जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है उससे कोई सबसे बड़ा फॉर्मूला जो लिखा हुआ हो उसको चूज कर लीजिए और उसके बाद उससे बैलेंसिंग स्टार्ट करिए। अब उसके बाद यहाँ पर आता है आपके पास चौथा पॉइंट, जो कि है फर्स्टली बैलेंस द कंपाउंड विच हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। जिस कंपाउंड के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स, मतलब जिस कंपाउंड के पास में सबसे ज्यादा एटम्स हो, उसको चूज कर आप बैलेंसिंग स्टार्ट करिए। अब यहाँ पर दिया डू नॉट चेंज द सबस्क्रिप्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसकी आपको सबस्क्रिप्ट चेंज नहीं करनी है। मतलब कई बच्चे ऐसा करते हैं कि इस H2 को हटाकर यहाँ से चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर से आप इसके वजह से आपका पूरा फार्मूला गलत हो सकता है और आपके नंबर कट सकते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर अपना छठा पॉइंट, डू नॉट चेंज द फॉर्मूला व्हाइल बैलेंसिंग इक्वेशन। अब जैसे ये H2O लिखा है, आप इसको OH2 लिख दें, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको बैलेंस करते टाइम पे अभी कभी भी ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका केमिकल इक्वेशन या फिर रिएक्शन का, उसको आपको चेंज नहीं करना है। जिस तरह लिखा है उसी तरह लिखा रहने देना है। सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर्स में यहाँ पर चेंज करना है, दोनों साइड का मास इक्वल हो जाए ऐसे नंबर्स लेने हैं बस। अब यहाँ पर आप देखिए अपना लास्ट पॉइंट, चेक बाय काउंटिंग द डिफरेंट एटम्स इन बोथ साइड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इधर का हाइड्रोजन 4, इधर का हाइड्रोजन 4, इधर का ऑक्सीजन 2, इधर का ऑक्सीजन 2। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर होने चाहिए दोनों तरफ। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी इक्वेशन बैलेंस है या फिर अनबैलेंस। सॉरी गाइस, रोक दिया ना, बंद कर दिया। तो भाई और बहनों, अब शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है या फिर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप जिसको कह सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे टाइप्स दिख रहे होंगे केमिकल रिएक्शन के। तो यहाँ पर दो पार्ट्स में, मतलब दो बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला किसके, एनर्जी के बेसिस पे, और दूसरा नेचर ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है, इसके नेचर पे और इसके एनर्जी रिलीजिंग पे। तो जैसा कि मैंने आपको ये दोनों पहले ही बता दिया है कि एक्सोथर्मिक जिससे हीट इवॉल्व होती है, एंडोथर्मिक जिसमें हीट लेनी पड़ती है। तो ये दोनों रिएक्शंस का टाइप है, एक्सो में इवॉल्व और एंडो में गेन। अब यहाँ पर नेचर ऑफ रिएक्शन पर अगर हम बात करते हैं, तो नेचर ऑफ रिएक्शन से यहाँ पर 6 तरीके के, मतलब 6 तरीके के या 6 टाइप्स के हमारे पास रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर कंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही हम लोग कंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फिर आता है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में नथिंग बस एक कोई कंपाउंड है वो टूटता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कंपाउंड्स डिस्प्लेस करते हैं एक दूसरे को। डबल डिस्प्लेसमेंट में लार्ज कंपाउंड्स रहते हैं, दो एलिमेंट्स के, उनको आपस में डिस्प्लेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पर आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये हमेशा एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है हमारा, वो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन करवाने से हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा वाटर एंड सॉल्ट ही बनेगा। अब यहाँ पर लास्ट टॉपिक आपका आता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है, या फिर किसी दूसरे का रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम इसको आइए समझते हैं एक वास्ट बेसिस पर, कि इसकी डिटेलिंग करके कि कौन सा रिएक्शन किस तरह से वर्क करता है। कंपोजिशन रिएक्शन, तो आइए हम लोग समझते हैं कंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले टाइप हमारा जो रिएक्शन है वो है कंपोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन में ऐसा होता है, मान लीजिए दो प्रोडक्ट्स हैं ए और बी, ये जुड़कर एक साथ कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ए बी, ठीक है। ऐसे मान लीजिए जैसे कि ये पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स कंबाइन होकर एक साथ गैमेट फॉर्मेशन करने के बाद में एक प्रोजेनी बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ उसी तरह से एक चीज़ होती है, यहाँ पर जो कंबाइन होकर ये एक दूसरे के साथ में कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, वो होता है हमारा पास कंपोजिशन रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो हमारा दो चीज़ों के बीच में हो सकता है, किसी कंपाउंड के बीच में हो सकता है, किसी एलिमेंट भी के बीच में भी हो सकता है, या फिर किसी एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच में भी हो सकता है। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो है वो एलिमेंट और एलिमेंट के बीच में ही रिएक्शन हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे AB+C और कंपाउंड आपका बनता है ABC। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट थे और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अब इसी तरह से मान लीजिए AB+CD कर लीजिए और यहाँ पर आपको कंपाउंड मिलता है ABCD। तो ये रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट्स, इसको आप मेंशन कर लीजिए। ये 3 तरह के रिएक्शन होते हैं यहाँ पर, जब कंपाउंड एक साथ रिएक्ट करके या फिर ऐड हो जाता है, और जब कोई कंपाउंड और एक एलिमेंट ऐड होता है, या फिर कोई एलिमेंट और एलिमेंट ऐड होता है, तब हमको ये रिएक्शन का टाइप देखने को मिलता है। तो अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें कोई भी कंपाउंड है वो अलग होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए ऐसे A और B साथ में जुड़े हुए थे, A और B साथ में जुड़े हुए थे, किसी को पसंद नहीं आया कि ये दोनों साथ में हैं। अब इन्होंने क्या किया, एक्सटर्नल फूड डालना शुरू किया, जिसको आप डेल्टा से डिनोट कर लीजिए या हीट समझ लीजिए। अब यहाँ पर किसी ने इन दोनों के बीच में आग लगाई। अब यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। ऐसा ही होता है ना गाइस कि जब दो के बीच में कोई तीसरा आता है तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, अलग होना तो है ही, नेचर का खेल है। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि यहाँ पर जो एक कंपाउंड है उसके बीच में जब हीट को हम लोग देते हैं तो यहाँ पर दोनों कंपाउंड्स या फिर मतलब दोनों एलिमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। इसमें भी 3 तरह का रिएक्शन आपका होता है। एक फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अरे यार थर्मल डीकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिटिक। यहाँ पर दूसरा हमारे पास होता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा होता है हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आइए समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जो कि होता है लाइट के थ्रू लाइट। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन थ्रू हीट और एनर्जी, और हमारे पास यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रोलिटिक बाय इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारा थर्ड टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि डिस्प्लेस कर देना। कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को जब डिस्प्लेस करता है और जाकर दूसरे एलिमेंट के साथ में कोई प्रोडक्ट फाउंड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए ये एक सब्सटेंस है A और एक सब्सटेंस है B और यहाँ पर है C। अब यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों साथ में थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तीसरे पर्सन की एंट्री होती है। मान लो ये जो C था ये ज़्यादा अमीर था, ठीक है, और A उतना अमीर नहीं था, ऐसा समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। A उतना अमीर नहीं था, अब B को C पसंद आ गया, ठीक है, और C यहाँ पर ज़्यादा ताकतवर था। तो ये क्या करेगा, अब जब जाहिर सी बात है अगर ताकतवर है और वो कमज़ोर है तो उसको हटा देगा। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा CV और प्लस A अलग हो जाएगा, बेचारा अकेला रह जाएगा जैसे आप रह गए। तो उसी तरह से ये तो बात की बातें हैं। तो यहाँ पर देखने की यहाँ पर क्या हुआ, इसने इसको डिस्प्लेस किया, किसने, C ने A को डिस्प्लेस किया और A जो है वो डिस्प्लेस होकर अलग हो गया और C और B के साथ में कंबाइन हो गया। तो ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये होता है किस वजह से, आइए हम इसको समझते हैं। तो ये होता है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज की वजह से। रिएक्टिविटी सीरीज, जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज घटती है, मतलब कि जो एलिमेंट है उसकी रिएक्टिविटी घटती है। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में यहाँ पर गोल्ड को प्लॉट किया गया है। तो गोल्ड की जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। इसी वजह से जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो हमारे आभूषण होते हैं, वो सोने के बने होते हैं। अब जो पोटेशियम और सोडियम है ये हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। होता सीजियम भी है, लेकिन यहाँ पर जितना हमको पढ़ना है वो है यहीं से, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको याद करने का तरीका ऐसे रख सकते हैं, कालू नाना चाट मांगे आलू ज़रा फीके पड़े। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पर आपका बॉर्डर होता है इसके नीचे से, फिर आपका चलता है क्या, कॉपर चलता है, मरकरी,
सिल्वर, प्लेटिनियम, गोल्ड, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं Mg मैग्नीशियम प्लस CuSO4। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि, तो आइए अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं मैग्नीशियम का प्लस कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है। यहाँ पर आप इसमें देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में आपका मैग्नीशियम कहाँ है, मैग्नीशियम यहाँ पर है, और जो हमारा कॉपर है वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे लाई कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि जो मैग्नीशियम है वो ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर मैग्नीशियम पावरफुल है तो ये इसको डिस्प्लेस कर कर इसकी जगह ले लेगा और इसको कर देगा अलग। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, और यहाँ पर हमारा जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, एल्युमिनियम, नहीं रुकिए, ये आप दूसरा एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ पर आप ले सकते हैं Al3SO4। यहाँ पर आप, सॉरी मेरे से क्या गलत हो गया, यहाँ पर प्लस एल्युमिनियम कर लीजिएगा। अभी नहीं यार, एग्जाम्पल गलत हो गया, एग्जाम्पल गलत हो गया। तो आइए यहाँ पर हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर HCl है प्लस Fe मतलब आयरन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Fe जो है Fe मतलब आयरन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है और हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, जो कि बॉर्डर लाइन पर है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो Fe है वो H को डिस्प्लेस कर कर इसकी जगह ले लेगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड बन जाएगा FeCl2 प्लस H2, ठीक है। और H2 गैस के फॉर्म में रिलीज होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए ये कर सकते हैं, ठीक है। ये Cl2 बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगी कि कैसे आया। तो Cl2 इस वजह से आएगा क्योंकि जो आयरन होता है उसकी वैलेंसी होती है हमारे पास 2, ठीक है। होती 3 भी है लेकिन वो अलग केसेस में लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको